में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में आए 46,164 नए मामले। कुल्लू पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 7 किलो 447 ग्राम चरस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। आरोपी की हत्या के मामले में गवाह अपने बयानों पर कायम। पूर्व आईजी जहूर जैदी समेत 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कांस्टेबल ने दी गवाही। कोरोना वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल। प्रदेश की 95.1% आबादी को लग चुकी है वैक्सीन। देश की कुल 48.1% आबादी वैक्सीनेट। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में करुणामूलक संघ करेगा भाजपा का बहिष्कार। क्रमिक हड़ताल रहेगी जारी। हड़ताल का 28वां दिन। और दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान 26 व 27 अगस्त को अखिल भारतीय अधिवेशन कर रहे आयोजित। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और खबरें अब विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वीरवार को एक बार फिर से तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में 46,164 नए मामले सामने आए और 607 लोगों की मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 600 से ऊपर गई है। वहीं बीते 55 दिन में सबसे ज्यादा नए मामले पहली बार आए हैं और 13 दिनों में पहली बार नए मामलों की संख्या 40,000 के पार चली गई। कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। बुधवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के जहां 37,593 नए मामले आए थे और 648 लोगों की मौत हुई थी, वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वीरवार को 46,164 नए केस आए हैं और 607 लोगों की मौत हुई। इस समय अवधि में 34,159 लोग ठीक भी हुए हैं। नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के कुल मामले 3,25,58,530 हो गए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 3,33,725 है। 13 दिनों में पहली बार नए मामलों की संख्या 40,000 के पार चली गई है। वहीं बात टीकाकरण की करें तो बीते 24 घंटों में 80,40,407 खुराकें दी गई हैं। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले इस बात को साबित कर रहे हैं कि कहीं न कहीं फिर से लापरवाही बरती जा रही है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है और वहां पर नियमों की उल्लंघना हो रही है, उससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, तो आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इससे बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और यहां पर युवा नशे की गर्त में डूबता जा रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया हुआ है और पुलिस नशा तस्करों को नहीं बख्श रही है। एक ताज़ा मामले में कुल्लू पुलिस ने 7 किलो 447 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस व्यक्ति से जानने का प्रयास कर रही है कि वो इतनी बड़ी खेप कहाँ से लाया था और कहाँ सप्लाई करनी थी। प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। हाल ही में कुल्लू पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को 7 किलो 447 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस बंजार क्षेत्र में चेकिंग पर थी और इस दौरान डिब्बा चेहड़ी नामक स्थान पर एक व्यक्ति को पुलिस ने शक के आधार पर रोका, जिसके बाद व्यक्ति घबरा गया। पुलिस को शक होने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो बैग में से 7 किलो 447 ग्राम चरस मिली। आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 45 वर्षीय नारायण सिंह जिला मंडी के चच्योट का रहने वाला है। कुल्लू की टीम ने बंजार के डिब्बा चेहड़ी में एक व्यक्ति से 7 किलो 447 ग्राम चरस बरामद की है। इस व्यक्ति का नाम नारायण सिंह, जो कि तहसील चच्योट जिला मंडी का रहने वाला है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस हर पहलू पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पर पुलिस ने 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। देवभूमि हिमाचल अब उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है। यहाँ का युवा लगातार नशे की गर्त में डूबता जा रहा है। इसका उदाहरण है आए दिन नशा तस्करों का पकड़े जाना। सरकार नशा तस्करों को किसी भी सूरत में ना बख्शे जाने की बात करती है। पुलिस लगातार नशे का कारोबार कर रहे लोगों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब इतनी नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती की जा रही है तो उन्हें कानून का डर क्यों नहीं है और प्रदेश में इतनी तेजी से नशे का जाल क्यों फैल रहा है।
देवभूमि हिमाचल अब उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है। यहाँ का युवा लगातार नशे की गर्त में डूबता जा रहा है। इसका उदाहरण है आए दिन नशा तस्करों को पकड़ा जाना। सरकार नशा तस्करों को किसी भी सूरत में न बख्शे जाने की बात करती है। पुलिस लगातार नशे का कारोबार कर रहे लोगों को अपनी नजर बनाए हुए हैं, वहीं उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब इतने नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती की जा रही है तो उन्हें कानून का डर क्यों नहीं है और प्रदेश में इतनी तेजी से नशा का जाल क्यों फैल रहा है। 4 साल पहले शिमला में गुड़िया रेप मर्डर केस के एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। सूरज नाम के उस शख्स की हत्या के मामले में शिमला के पूर्व आईजी जहूर जैदी समेत 9 पुलिसकर्मियों पर चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा है। इस केस में सभी आरोपी पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केस के गवाह कांस्टेबल दिनेश कुमार ने बुधवार को गवाही दे दी है। दिनेश ने सीबीआई को जांच के दौरान जो गवाही दी थी वही बयान उसने कोर्ट में जज के सामने भी दिए। अब अगली तारीख पर दिनेश का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। कांस्टेबल दिनेश ने 31 जुलाई 2017 को सीबीआई को बयान दिए कि 6 जुलाई 2017 को वो कोटखाई थाने में ही था। उस रात 4 से 5 पुलिसकर्मी इस केस की तफ्तीश में जुटे थे। उन्होंने कुछ आरोपियों को पकड़ा था, उनमें सूरज भी शामिल था। रात को डीएसपी मनोज जोशी, एसएचओ राजेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मी सूरज को पूछताछ के लिए थाने की पहली मंजिल पर ले गए। वहां से सूरज के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद मोहनलाल, सूरत और रंजीत नामक पुलिसकर्मी उसे कंधों से उठाकर नीचे लाए और उसे हॉस्पिटल ले गए। रात को पता चला कि सूरज की मौत हो गई है। मुझसे किसी को भी इस बारे में बात ना करने को कहा गया। दिनेश की गवाही इस केस में काफी अहम है और उसके बयानों पर टिके रहने से आरोपी पुलिसकर्मियों के लिए मुसीबत हो सकती है। इस केस की वजह से पूरा पुलिस विभाग कटघरे में खड़ा हो गया था और बड़े आला अधिकारी जेल में बंद थे। लेकिन लोग इस बात को साफ कह रहे हैं कि इंसाफ आज तक ना तो गुड़िया को मिल पाया है, ना ही लॉकअप में हुई मौत पर निर्णय आ पाया। कोरोना वैक्सीनेशन मामले में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल रहा है। 95.1% आबादी को पहले डोज लगाकर वैक्सीनेट करने के मामले में हिमाचल देश के तमाम राज्यों में पहले स्थान पर बना हुआ है। प्रदेश की 55,22,000 की आबादी में से 52,50,505 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहली डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के इस आंकड़े के आसपास अन्य कोई राज्य नहीं है। वहीं भारत की 48.1% आबादी ही वैक्सीनेट हो पाई है। भारतवर्ष में कुल 94,01,87,000 की आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए चुना गया है। इनमें से अभी तक 45,18,04,528 लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। भारत में पहली डोज कम लगने का मुख्य कारण देश के बड़े बड़े राज्यों की खराब परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पर 40% से ज्यादा लोग अभी भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। इसी की बदौलत भारत में कम आबादी वैक्सीनेट हुई है, जबकि छोटे राज्य वैक्सीनेशन के मामले में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कम आबादी होने के चलते यहाँ पर वैक्सीनेशन पूरा होने की कगार पर पहुँच गया है। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब में अभी 40% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। पंजाब देश भर में 19वें पायदान पर है। टीकाकरण को लेकर देश के 8 राज्यों की परफॉर्मेंस बेहद खराब चल रही है। यहाँ पर अभी 50% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। तेलंगाना में 45.3% लोग ही वैक्सीनेट हुए हैं। महाराष्ट्र में 42.7%, पंजाब में 40.9%, तमिलनाडु में 40.1%, झारखंड में 37.5%, बिहार में 36.9%, उत्तर प्रदेश में 36.2% और पश्चिम बंगाल में केवल 36.2 लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। वैक्सीनेशन अभी सबसे कारगर उपाय के रूप में कोरोना के खिलाफ हथियार बना हुआ है। वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव तो केस आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इसे जान के लिए खतरा नहीं मान रहे, इसलिए वैक्सीनेशन में तेजी लाना आवश्यक है। करुणामूलक संघ लंबे समय से करुणामूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग कर रहा है और इस दौरान विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिलकर भी उनके समक्ष काफी बार अपनी बात रख चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर करुणामूलक संघ ने शिमला में नाज चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली निकाली। संघ का कहना है कि उन्हें हर बार केवल आश्वासन ही मिले हैं और जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा।
करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि प्रदेश में करुणामूलक आधार पर 4500 आश्रितों को नौकरियां नहीं मिली है और विभागों, बोर्डों, निगमों में पद खाली चल रहे हैं। संघ ने मांग की है कि करुणामूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां दी जाएं। उन्होंने कहा कि आश्रितों को 15 वर्ष से भी अधिक का समय आवेदन किए हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। सरकार आश्रितों को नौकरी देकर जल्द राहत देने के लिए काम करे, अन्यथा आने वाले उपचुनाव में भाजपा का बहिष्कार होगा और हर क्षेत्र में रैलियां निकाली जाएंगी। जो आक्रोश रैली है वो प्रदेश सरकार के गलत रवैये के लिए है, क्योंकि प्रदेश सरकार काफ़ी लंबे समय से 15 से 20 सालों से इन करुणामूलक आश्रितों के मामलों को जो है लटकाए हुए है। हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक आश्वासन दे दिया था, जो धरना प्रदर्शन 6 अगस्त को हमारा था, उसमें कि कमेटी का हवाला देकर हमें दरकिनार कर दिया गया था कि कमेटी बनाई जाएगी, वो इसमें निर्णय लिया जाएगा, पॉलिसी संशोधन किया जाएगा। ऑलरेडी हम बता दें कि बाल्दी जी के जो मुख्य सचिव बाल्दी जी थे, उनके द्वारा भी कमेटी गठन की घोषणा की गई थी। उनके द्वारा 2019 में घोषणा की गई थी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है करुणामूलक परिवारों के 2200 पद जो है भरे जाएंगे, लेकिन वो भी एक आश्वासन था, वो भी एक जस्ट एक चुनावी एजेंडा रह गया। और उसके बाद भी हाल ही में शीतकालीन सत्र केस में एक घेराव किया गया, जो हमारा डेलीगेट था, मैं खुद उसमें था, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और उसमें भी 1 महीने का जो टाइम लिमिट था वो दिया गया हमें, 1 महीने के अंदर जो है आपको वन टाइम सेटलमेंट दी जाएगी। लेकिन प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फिर करुणामूलक आश्रित परिवारों को दरकिनार कर दिया गया। अब करुणामूलक परिवार जो है चुप बैठने वाले नहीं है। हमारा क्रमिक अनशन जो है 30 जुलाई से चला हुआ है, और ये क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक करुणामूलक नौकरियां बहाल नहीं होती। अगर प्रदेश सरकार हमारे इन मांगों को नहीं मानती है तो हम आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हालांकि ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। करुणामूलक संघ का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलती वो धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि करुणामूलक आश्रित 30 जुलाई से लगातार क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता है, उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों द्वारा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन में किसान आंदोलन को और तेज करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को अंतिम वार्ता के बाद से गतिरोध बना हुआ है। किसानों द्वारा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में देश भर से विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि कुंडली बॉर्डर पहुंचकर चर्चा करेंगे और आगामी रणनीति तैयार करेंगे। इस आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं और उसके बाद दुनिया का ये सबसे अधिक दिन चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली कूच किया था। 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में तैनात सुरक्षा बलों ने कुंडली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका था। आगे रास्ता ना मिलने पर हजारों किसानों ने तभी से कुंडली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के बीचों बीच पड़ाव डाल रखा है। उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य धरना स्थल बन जाएगा। केंद्र सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हुई, मगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। 22 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज हमारी जो है ये तैयारी कमेटी की बैठक हुई है। हमारे 26 और 27 तारीख को राष्ट्रीय कन्वेंशन होने जा रही है, जो सिंगू बॉर्डर पे होगी। इस आंदोलन के दिल्ली के मोर्चे के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर 26 और 27 अगस्त को हम अखिल भारतीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन का उद्देश्य है कि किसानों की जो 4 मांगें हैं, उन मांगों पर देश भर में आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए और उसे तेज़ कैसे किया जाए। हमारा ये सम्मेलन 26 और 27 तारीख को होगा। इसमें 5 सत्र में ये अधिवेशन का आयोजन होगा। एक उद्घाटन सत्र होगा, दूसरा सत्र ट्रेड यूनियनों के साथ होगा, देश भर के ट्रेड यूनियन संगठन उसमें अपना संबोधन करेंगे। तीसरा सत्र खेत मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों और आदिवासियों का होगा, जिसमें उससे जुड़े हुए नेता अपनी बातें रखेंगे।
चौथा सत्र 27 तारीख को सुबह होगा, जिसमें महिलाओं, छात्रों, युवाओं व अन्य तबकों के नेतागण अपनी बातें रखेंगे और अंतिम सत्र 12 बजे से 1 बजे तक 27 तारीख को होगा, जो समापन सत्र होगा, जिसमें घोषणाएं की जाएंगी। इस अधिवेशन में देश भर के 20 राज्यों से करीब 1500 प्रतिनिधि भाग लेने की हमको उम्मीद है। पहली समस्या हमारी 3 कानून वापस कराने की है, जो कॉर्पोरेट पक्ष के कानून हैं। दूसरी हमारी मांग रही है कि एमएसपी का कानूनी अधिकार और कानूनी गारंटी खरीद की एमएसपी पर C2 और 50% के आधार पर की जाए। तीसरी मांग 2021 में जो नया बिजली बिल इन्होंने पारित किया है उससे जुड़ी है। और चौथी मांग है कि जो पर्यावरण के संबंध में आयोग गठित किया है NCR में, उसको लेकर किसानों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। हमें उम्मीद है कि हमारे 80 से 100 के बीच में नेता जो हैं हमको संबोधित करके अपनी बातें बता सकेंगे और उससे प्रेरित होकर हम जो हैं अगला कार्यक्रम की घोषणा जो है 27 तारीख को मंच पर एक प्रेस वार्ता आयोजित करके करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।